जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। और कल नया साल शुरू हो रहा है 2025 की। आपको और आपके परिवार को एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से विनती करते हैं कि आपका 2025 वर्ष बहुत अच्छा और खुशी भरा निकले। तो दोस्तों, आज मैं बात करूँगा एमएससीपी और बात करूंगा प्रीमेच्योर रिटायरमेंट की। तो एमएससीपी के नए नियम क्या है, व्हाट इज द न्यू रूल ऑफ एमएससीपी एंड द प्रीमेच्योर। आज मैं डिटेल में बताऊंगा कि ये जानना जरूरी है। और प्रीमेच्योर को क्या फायदा है, एमएससीपी को क्या फायदा है और क्या नुकसान है, यानी फिजिकल रैंक और एमएससीपी को क्या नुकसान है, क्या फायदा है, क्या उनको ग्रेजुएटी बराबर मिलेगी, कम्यूटेशन बराबर मिलेगा, लीव इनक्रेसमेंट बराबर मिलेगा। इन सब चीज़ों पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ये सबसे ज़रूरी है। अभी मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ कि एमएससीपी के अब तक के नियम क्या थे। तो दोस्तों, एमएससी के अब तक के नियम ये थे कि यदि आप सिपाही से भर्ती हुए हैं और 8 साल में आपको प्रमोशन नहीं मिला है, तो चाहे आपका कैडर पास है, चाहे आपकी मैपिंग है, हिंदी है या नहीं है, लेकिन जस्ट आफ्टर 8 years यू विल गेट द पे ऑफ द रैंक ऑफ नायक। यदि 8 साल के बाद आपको कोई रैंक नहीं मिलता है तो आपको वेतनमान नायक के बराबर मिलेगा। ये थी पहली एमएसपी। उससे कोई मतलब नहीं है कि कैडर पास नहीं किया है, शर्त पास नहीं हुई है। ये आपको 8 साल पूरे होने के बाद अवश्य मिलेगा। और यदि आपकी सर्विस हो जाती है 16 साल और प्रमोशन नहीं मिलता है, तो आपको हवलदार का जो एमएससीपी मिलेगा, हवलदार के बराबर वेतनमान आपको लागू कर दिया जाएगा। और यदि 24 साल में आपको प्रमोशन नहीं मिलता है, तो 24 साल के बाद आपको ऑनरेडी नायक सूबेदार का जो एमएससीपी है, जो वेतनमान है, वो मिलेगा। पहले ये नियम थे। अभी इन नियमों में कुछ बदलाव किए हैं कि कैडर पास किया या नहीं किया, मैपिंग की नहीं की, तो आपको मिलता था ये एमएससीपी। लेकिन अभी 1/1/2006 से पहले जिन्होंने 16 साल सर्विस किए वो सिपाही की पेंशन ले रहे हैं, तो क्या उनको अब इसमें एमएससीपी मिलेगा? तो ये विचाराधीन है और भगवान से हम दुआ करते हैं कि सभी को मिले और सबकी पेंशन बराबर हो। तो यदि आप हवलदार में भर्ती हुए, जैसे एजुकेशन हवलदार है, डायरेक्ट भर्ती होते हैं, हवलदार से आप भर्ती हैं, तो आपको 3 एमएससीपी नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर की मिलेंगी। और यदि जैसे आरटीजेसी हैं, वो नायब सूबेदार से भर्ती होते हैं, तो उनके लिए भी 3 एमएससीपी है 8, 16, 24 में। वही सूबेदार, सूबेदार मेजर और ऑनरेडी लेफ्टिनेंट। तो ये थी एमएससीपी। अब आते हैं हम कि 2000 से पहले जो भी प्रीमेच्योर आया है या रैंक में आया है, तो उसको प्रीमेच्योर रिटायरमेंट से मतलब रिटायरमेंट का फायदा नहीं मिला है। तो ये विचाराधीन है, क्योंकि जब ये पे कमीशन लागू किया था, 1 रैंक 1 पेंशन लागू की थी, तो उस समय क्लियर मना किया था गवर्नमेंट ने कि भाई हम ऐसे कैंडिडेट को, ऐसे सैनिक को, भूतपूर्व सैनिक को प्रीमेच्योर 1 रैंक 1 पेंशन का फायदा नहीं देंगे जो अनविलिंग करके आया है, अपनी मर्जी से आया है, जॉब छोड़ के आया है। तो इस पर हमारे सैनिक संगठनों ने प्रतिक्रिया जताई कि साहब ये गलत है, क्योंकि हमें नहीं पता था कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू होगा, वरना हम नहीं आते। और कुछ हमारी मजबूरियां हैं जो हमें विवश कर देती है प्रीमेच्योर लेने से, वरना जॉब छोड़कर कोई भी खुश नहीं है। तो काफ़ी जहदोजहद के बाद गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया था कि ठीक है, अब से पहले जो प्रीमेच्योर आ गए हैं उनको हम 1 रैंक 1 पेंशन का फायदा दे देंगे। लेकिन इसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि इसके बाद जो भी प्रीमेच्योर आएगा उसको हम इसका फायदा नहीं देंगे। ही वुड नॉट बी एबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ OROP। तो साथियों, उसके बाद में अब जो नई पॉलिसी आई है वो मैं आपको बताऊंगा। इसको
ध्यान से सुनना। अब नई पॉलिसी क्या आई है, उसमें नियमों में क्या बदलाव किए हैं, तो उसका मैं लेटर आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो ये एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्फेंट्री ब्रांच से है। तो इस लेटर का इसमें लिखा है कि रिव्यू पॉलिसी ग्रांट ऑफ MACP, आपको अच्छे से समझना है। नियमों को इसमें बदलाव किया है। ये लिखा है कि रेफरेंस डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्फेंट्री सो एंड सो डेटेड 24 दिसंबर 2024 दैट हाईलाइटेड DG सो एंड सो हेल्ड ऑन अक्टूबर 2024, यानी 2024 में एक मीटिंग हुई थी अक्टूबर में, तो एक विशेष मीटिंग हुई थी। दैट नो एडिशनल कोर्स आर्म्स फोर्सेस आर्म सर्विस एंड रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूड फॉर अनविलिंग फॉर प्रमोशन एंड क्लासेस फॉर द फर्दर रैंक फॉर सच कैडर दैट अनविलिंग by candidate will not considered for the MACP। अब इन्होंने नियमों में बदलाव कर दिया है कि यदि आपने अगले प्रमोशन के लिए मना किया है, अनविलिंग किया है, या आपने क्लास करने से मना किया है, तो आपको MACP का लाभ नहीं मिलेगा। जिसने पहले ये था कि चाहे आपने किया है या नहीं किया है तो आपको MACP का लाभ मिलेगा। लेकिन अब इस नियमों में बदलाव कर दिया है कि यदि आपने खुद से अनविलिंग किया है, मान लो कैडर चल रहा है, आपने अनविलिंग कर दिया है कि मैं कैडर करना नहीं चाहता, मुझे अगला प्रमोशन नहीं चाहिए, तो अनविलिंग जिसने किया है उसके लिए अब ये लाभ जो है MACP का नहीं मिलेगा। तो ये थी हमारी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। अब बात आती है कि 8वें पे कमीशन में 1 रैंक 1 पेंशन और प्रोमेचर वाला जो है उसका मुद्दा क्या रहेगा। तो इसमें OROP 3 टेबल में उन्होंने क्लियर मना कर दिया, क्लियर अलग कर दिया है प्रीमेचर वालों को। तो इसके लिए कोर्ट में केस है ये कि इन्होंने कहा है कि जो प्रीमेचर है, जो पहले से उनको टेबल नंबर 1, 2 में दिया गया था, तो टेबल नंबर 3 में भी उनका एंटाइटलमेंट है और उनको मिलना चाहिए। तो साथियों, आज एक मैं बहुत इम्पोर्टेंट खबर आपको बताना चाहता हूँ। साइबर ठगी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और फौजी सैनिक जो है वो सीधे होते हैं और जनता बहुत तेज हो रही है। मैं अपने साथ खुद की घटित घटना बताता हूँ, जबकि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ और लोगों को सलाह देता हूँ, लेकिन मैं कल शाम को खुद इस चीज़ का शिकार हुआ। मैं एक जगह खड़ा था, वहाँ पे 5-7 बंदे खड़े थे। 2 बंदे अच्छी पर्सनैलिटी थी, अच्छी बड़ी गाड़ी थी, और वहाँ आके दुकान पे खड़े हो जाते हैं और वो मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमारा दूर के हैं, UK नंबर गाड़ी थी, कि हम बाहर के हैं और हमारा फ़ोन जो है ना रिचार्ज नहीं है, तो मैं आपको ये अपना बारकोड दे देता हूँ। तो उसने फ़ोन में से मुझे निकाल के अपना बारकोड स्कैन करने को बोला कि ये स्कैन कर दो, मेरा फ़ोन रिचार्ज हो जाएगा। तो साथियों, मैंने सीधे मन से यही सोचा कि फ़ोन ही तो रिचार्ज करना है। जैसे ही उसका बारकोड स्कैन किया, उसके आधे घंटे बाद मेरे अकाउंट में 1.5 लाख रुपए थे। धड़ाधड़ सारे पैसे उन्होंने हैक कर दिया अकाउंट, तो सारे पैसे अकाउंट से निकाल दिए। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि नए साल पे बहुत ज़्यादा साइबर ठगी बढ़ रही है, डिजिटल अरेस्ट बढ़ रहे हैं, तो इनसे बचें और सावधान रहें। किसी को अपना बारकोड या किसी को अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन, बैंक की डिटेल या आधार नंबर वगैरह यदि कोई पूछता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी को नहीं बताना है। तो मैं किस तरह से साइबर ठगी करते हैं उसकी एक छोटी सी वीडियो भी आपको दिखा रहा हूँ, किस तरह से ये ठगते हैं। तो ये वीडियो भी आप देखें। वर्चुअल वर्ल्ड में साइबर क्राइम की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। जरा सी चूक का फायदा उठाकर साइबर ठग आपको कंगाल कर सकते हैं। साइबर ठग हर बार हर ग्राहक को ठगने के लिए अलग अलग पैटर्न अपनाते रहते हैं। कभी फिशिंग मेल के जरिए ठगी की जाती है तो कभी OTP के जरिए, कभी कभी तो फोन करके भी आपके साथ ठगी कर दी जाती है। ऐसे में आप कई बार बिना कुछ सोचे समझे पैसों की लालच में आकर साइबर क्राइम के शिकार बन जाते हैं। फिर तो मन में एक ही सवाल, ये क्या हो गया। उसके बाद एक और सवाल जहन में आता है,
कि अब पैसा वापस कैसे होगा, आखिर साइबर अपराधियों को सजा कैसे मिलेगी। ऐसी तमाम तरह के सवाल आपके मन में आते रहते हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिर साइबर क्राइम क्या होता है, कैसे साइबर अपराधी एक ही झटके में आपको कंगाल कर देते हैं और कैसे इससे आपको बचना चाहिए। इसके साथ ही जब आप साइबर ठगी के शिकार हो जाएं तो आपको क्या करना होगा। साइबर क्राइम ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस या फिर नेटवर्क के जरिए ठगी की जाती है। साइबर अपराधी इसके जरिए प्राइवेसी से लेकर पैसे तक उड़ा ले जाते हैं। डेटा हैकिंग, फिशिंग मेल, ओटीपी फ्रॉड और मोबाइल फ्रॉड, सेक्सटॉर्शन जैसे तमाम अपराध हैं जिन्हें साइबर अपराधी अंजाम देते हैं। साइबर क्राइम से जुड़े मामलों को पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां दोनों ही देखती हैं। अगर आप किसी भी तरह के साइबर क्राइम का शिकार होते हैं तो www.cybercrime.gov.in पर जाकर अपनी शिकायत रजिस्टर करा सकते हैं। पुलिस स्टेशन में जाकर आप साइबर सेल में भी अपने खिलाफ हुई धोखाधड़ी के बारे में जानकारी दे सकते हैं। साइबर अपराधों से जुड़े मामलों की शिकायत हेल्पलाइन नंबर 155260 पर की जा सकती है। नंबर आप एक बार फिर से सुन लीजिए। साइबर अपराध से जुड़े मामलों की शिकायत 155260 पर की जा सकती है। बैंक अकाउंट से जुड़े फ्रॉड के मामले भी यहीं दर्ज कराए जा सकते हैं। अगर आपके साथ बैंकिंग फ्रॉड हुआ है तो अपना बैंक अकाउंट, ट्रांजैक्शन डिटेल्स और अपने बैंक कार्ड से संबंधित विवरण पुलिस को दें। अगर आपके पास सबूत के तौर पर स्क्रीनशॉट्स हैं तो उन्हें भी तुरंत दें। जैसे ही आप ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कराते हैं, आपकी एक आईडी क्रिएट होती है। आईडी और पासवर्ड याद रखें। पुलिस बैंक से संपर्क करती है। कई मामलों में पैसे रिकवर हो जाते हैं तो कई मामलों में ऐसा कर पाना नामुमकिन हो जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक अगर आप बैंकिंग फ्रॉड के शिकार हो गए हैं तो 90 दिनों के भीतर संबंधित बैंक को आपके साथ हुई घटना के बारे में सूचित करें। कैसे फ्रॉड हुआ है इसकी जानकारी बैंक को दें। अगर आपकी लापरवाही की वजह से पैसे नहीं कटे हैं तो पूरा पैसा बैंक रिफंड करने के लिए बाध्य होगा। अगर आपके ओटीपी या जरूरी विवरण शेयर करने की वजह से फ्रॉड हुआ है तो जितनी रकम गई है उसे बैंक रिफंड करे ये जरूरी नहीं है। बैंक को सूचना देने के बाद भी अगर फ्रॉड होता है तब आपके पैसे रिफंड हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर अपनी गोपनीय जानकारियां कभी न शेयर करें। किसी भी स्थिति में ओटीपी किसी के साथ ना शेयर करें। एक ओटीपी शेयर करने की वजह से आप कंगाल हो सकते हैं। ऐसे कई मामले आए हैं जब लोगों ने ओटीपी और बैंकिंग विवरण शेयर कर लाखों गंवाए हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का पिन, सीवीवी नंबर किसी के साथ भी आपको साझा नहीं करना है। आधार और पैन कार्ड के विवरण भी किसी से ना बताएं। साइबर अपराधों से बचने के लिए आपको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। समय समय पर अपने बैंक से साइबर अपराधों से बचने के तरीकों के बारे में जानकारी भी आपको हासिल करते रहना चाहिए। एक जागरूकता ही आपको तो ये थी साथियों आज की जानकारी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।